वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लास 9th का, तो इसे हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें क्या है इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब भी कोई नेट नोटिफिकेशन आएगा आपके पास तो पहुंच जाएगा। रेड कलर का बटन होगा राइट साइड में, तो उसको आप प्रेस कर लें, यानी बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उसको आप बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में सारे वीडियो देख पाएंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं। हमारा ये जो वीडियो है ये टॉपिक है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस हाइपोथेटिकल स्टोरी। अब ये हाइपोथेटिकल है क्या? हाइपोथेटिकल स्टोरी ऑफ एन इमेजिनरी विलेज कॉल्ड पालमपुर इज टू make clear some basic concept pertaining to पालमपुर। यानी कि इस विलेज पालमपुर के बारे में बताया गया है। ये सीधे सीधे किस पे बेस्ड है? हाइपोथेटिकल और प्रोडक्शन पर, प्रोडक्शन और फार्मिंग। ये जो स्टोरी है सीधे सीधे हम कह सकते हैं ये कॉन्सेप्ट पूरा बेस्ड है, जो कह सकते हैं पार्टनरशिप पे, दूसरा प्रोडक्शन पर और तीसरा फार्मिंग पे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुर। यानी जो पालमपुर का मेन सोर्स है वो क्या है? फार्मिंग। यानी जो उसकी मुख्य क्रियाकलाप है वो कौन से हैं? फार्मिंग। तो फार्मिंग के बारे में इसके पूरा जो है विलेज ऑफ पालमपुर स्टोरी, इसके बारे में बताया गया है कि क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सी पार्टनरशिप है, कौन सा हाइपोथेटिकल स्टोरी। इसके जो भी पार्ट होंगे वो हम आगे आगे आते देखते जाएंगे। तो आप मेरे साथ जो भी मेन पॉइंट है उनको नोट करते चलिए, ताकि जो ये चैप्टर है उसके आपको मेन पॉइंट याद हो जाए, ताकि पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो इसको आप नोट करते चले। ये है इकोनॉमिक्स का टॉपिक हमारा, तो आप इसको नोट कर लें। मैंने बता दिया जो हमारा है मेन प्रोडक्शन फार्मिंग और दूसरा पार्टनरशिप और पेंटेनिंग पर। तो पेंटेनिंग इसको देखेंगे, अब इसको आप नोट कर लीजिए। शुरू करते हैं आगे। इसके बाद में धीरे धीरे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी और एक एक चीज को समझते भी रहेंगे। आगे देखते हैं इसमें पालमपुर हैज अदर villages also in its neighborhood such as हरिपुर, गंगापुर एंड सीतापुर। आपको ध्यान रखना है जो विलेज ऑफ पालमपुर के पड़ोसी देश थे, पड़ोसी यानी कि इसको गांव कह सकते हैं। तो पड़ोसी जो गांव थे वो कौन कौन से थे? एक तो हरिपुर था, दूसरा गंगापुर था और थर्ड था हमारा सीतापुर। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी पूछ लेता है कि विलेज ऑफ पालमपुर के जो नेबरहुड यानी पड़ोसी कह सकते हैं इसको, पड़ोसी गांव कौन से थे विलेज? तो हरिपुर, गंगापुर और सीतापुर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा डायग्राम है उसको देख लेते हैं एक बार। तो हल्द्वानी बिग मंडी ऑफ फूड, यानी कि जो हल्द्वानी इसे हम बोलते, वैसे तो अपने यूपी में हल्द्वानी है, साइड। तो हल्द्वानी बिग मंडी ऑफ फूड, तो इसके हम देखते हैं आगे। इसमें क्या क्या था? मंडी ऑफ फूड में सबसे पहले ट्रेड व्यापार होता था, बिजनेस सेंटर होते थे इसमें, बुलक कार्ट, बैलगाड़ियां, ट्रेडर्स, व्यापारी, और फूड, भोजन और टैंगो यानी की तांगा। तो ये जितने भी थी वो एक किसका सेंटर था? वो था हल्द्वानी बिग मंडी। अब मंडी में आपको पता ही है, मंडी में बहुत सारे व्यापार हो सकते हैं। ये अब ये ट्रेड व्यापार, बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ियाँ, ट्रेडर्स इसको बोलते हैं। अब व्यापारी, जो बहुत सारे व्यापारी, अब व्यापार एक चीज का थोड़ी ना होता, बहुत सारे व्यापार होते हैं। फूड, भोजन और टैंगो सांगा, ये सब जितने भी थे वो हल्द्वानी में चलते थे। अबाउट 450 फैमिलीज लिव इन द विलेज ऑफ पालमपुर, यानी कि 450 फैमिलीज लिव इन द विलेज ऑफ पालमपुर में, यानी कि विलेज ऑफ पालमपुर में, पालमपुर जो गांव था उसमें 450 फैमिलीज रहती थी। किसमें रहती थी? पालमपुर में। तो अब वैसे ये जनरली जो डायग्राम है मैंने इसको बता दिया आपको कि डायग्राम किस तरीके से बनाना। आप डायग्राम को बना लीजिए।
इसके बाद में ये समझ में आ जाएगा हल्द्वानी बिग मंडी ऑफ फूड। तो ये वैसे तो बहुत बड़ी मंडी है, तो इसमें ये सब चीज़ मैंने बता दी, इसके बारे में आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी टेबल बनानी है, बहुत सारी डायग्राम बनानी है, बहुत चीज़ें अभी पढ़ने को रह गई। अभी तो हम बेसिक चलते हुए चल रहे हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर जो हमारा इसी बेस पे पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें इसको ध्यान में रखना है कि हमें इसमें पढ़ना क्या, प्रोडक्शन, फार्मिंग, नीचे जगह नहीं है बाद में लिख दूंगा, पल्सेस, कंजम्पशन, तो ये चीजें हमें इसमें पढ़नी है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं बढ़ूँ आगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस एंड क्लास। वो बहुत विभिन्न तरीके के कपड़े पहनते थे, बिलोंग करते थे। तो डिफरेंट तरीके के कपड़े पहले जब आप जानते ही हो, धोती कुर्ता पजामा चलता था, तो डिफरेंट क्लासेस एंड क्लॉथ्स, जो विभिन्न तरीके के लोग हुआ करते थे वो विभिन्न तरह के क्लॉथ्स कपड़े पहनते थे। द लोअर कास्ट पीपल लिव इन अ कॉर्नर नियर द बॉर्डर ऑफ द विलेज। जो लोअर कास्ट के लोग थे वो कॉर्नर यानी गांव के किनारे पर रहते थे। आप उसको ध्यान रखना, द लोअर कास्ट पीपल लिव इन अ कॉर्नर नियर द बॉर्डर ऑफ द विलेज, इसको ध्यान रखना। द लिव स्मॉल हाउसेज मेड ऑफ वुड। जो छोटे घर हुआ करते थे वो किससे बनते थे, लकड़ी के। दे हैव कुच्चा हाउस, और उनको क्या बोलते थे, कुच्चा हाउस बोलते थे, यानी कि जो भी जैसे लकड़ी के बने थे उनको कुच्चा हाउस बोलते थे। लिव स्मॉल हाउसेज मेड ऑफ वुड, यानी लकड़ी, यानी जो लकड़ी से बनते थे। तो आप उसको ध्यान रखना। मेन पॉइंट जो है वो वैसे तो सबसे ज्यादा यही है, सबसे ज्यादा। द लिव स्मॉल हाउसेज मेड ऑफ वुड, द हैव कुच्चा हाउस, और होते क्या थे, कुच्चा हाउस, यानी कि जैसे कह सकते हैं लकड़ी के बने हुए मकान होते थे, वैसे बोल सकते होंगे। तो लिव स्मॉल हाउस मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी के बने होते थे। जैसे लकड़ी की कबाड़े लगा दी, लकड़ी के ऊपर बना दिया सब कुछ, छप्पा ऊपर लगाने के बाद में सब कुछ, तो वो लकड़ी सारे लकड़ी से ही बनते थे। तो आप उसको नोट कर लें। फिर आगे अभी और डायग्राम है, काफी डायग्राम बनेंगे, तो नोट करते हुए चले मेरे साथ में, क्योंकि डायग्राम बहुत सारे बनने हैं। हमें चैप्टर को समझ के पढ़ना, आराम से पढ़ना है, बहुत जल्दी नहीं करनी है कि बहुत जल्दी चैप्टर को खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, समझ समझ के पढ़ना है। इसको देख लेते हैं आगे कि पालमपुर में क्या है। तो 1 प्राइमरी स्कूल, 1 मिडिल स्कूल और 1 हाई स्कूल होते थे। यानी कि जो पालमपुर गांव था उसमें एक प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूल होते थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम मैंने बना दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्शन, यानी कि इसके संस्थान, जो इसको ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, वो प्रोडक्शन पर कैसे, कौन कौन से फैक्टर, उसके कौन कौन से प्रोडक्शन है, उसको हम देखेंगे। द प्रोसेस थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इज नोन एज प्रोडक्शन। यानी जो अच्छी सेवाएं और सर्विसेज दें वो सब क्या होते हैं, उत्पादन। यानी विच प्रोसेस थ्रू, यानी जो प्रक्रिया, वह प्रक्रिया या जो प्रक्रिया, गुड्स अच्छी सर्विसेज यानी सेवाएं, आर प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्शन। प्रोड्यूस्ड यानी किसी चीज को अर्निंग करना, प्रोड्यूस करना, जो अच्छी सेवाएं और सर्विसेज दे तो उनको बोलते हैं हम प्रोडक्शन। तो इसको आपको नोट कर लेना है आराम से, इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार में ही पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, तो आप उसको जरूर नोट कर लें और बेल आइकन का जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी डालता रहूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचेगा। सब्सक्राइब बटन दिखेगा राइट साइड में, तो उसको आप प्रेस कर दें, क्योंकि लगातार जो भी है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो आप इसे नोट करिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देख लीजिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है, इसमें देख लेते हैं। इसमें लैंड फिक्स होती है, लेबर वेरिएबल होती है, मतलब लिमिटेड लेबर बोल सकते हैं जिसको। तो फिजिकल कैपिटल यानी जिसको बोलते हैं हम शारीरिक पूंजी। अब फिजिकल में जैसे कोई भी वर्कर है, तो सपोज दैट प्रोडक्शन उत्पादन के लिए कोई फिजिकल वर्कर है, तो वो क्या कर रहा है, एक तो फिक्स यानी किसी भी चीज की पूंजी को फिक्स कर रहा है। दूसरा वर्किंग कैपिटल, यानी उसको कोई भी लिमिटेड पैसा, जैसे कोई भी मजदूर है तो वो दिन में 300 रुपए 400 रुपए के लिए बनता है। तो फिजिकल शारीरिक पूंजी जो अपने, यानी शारीरिक पूंजी जो मेहनत करके, मेहनत तो सभी करते हैं, तो मेहनत करके जो उसको मिल रहा है उसको बोलते हैं हम
फिजिकल कैपिटल, कैपिटल मीन्स होती है पूंजी, इंटरपेरियर होता है जैसे किसी चीज को इंटरपेरियर ऑब्जर्व करना, यानी कि एक पार्टनरशिप के तौर पर, यानी उसमें पूंजी और ज्यादा पूंजी लगाना। तो इसमें ये मैंने बता दिया, इसमें आपको क्या करना है, इसको चीज को आप नोट करते हुए चलना है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी और 2-3 डायग्राम होंगे, इसके बाद में डायग्राम 2 और हैं, उसको भी देखेंगे, तो ये आप नोट करिए। तो आगे हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है, इसको हम देख लेते हैं कल्टीवेटेड एरिया के हिसाब से। तो ये कल्टीवेटेड एरिया, इसमें 36 ये जो हमारा है वो कल्टीवेटेड एरिया, बाकी सब बैरन लैंड है, मतलब बंजर भूमि। ऐसे ही इसमें जितना भी दे रखा है हमारा ये सब जितना भी हो गया, तो ये हमारा नंबर ऑफ फार्मर्स है, बाकी जितना बचा वो बैरन लैंड है, यानी 20 और 80 हो गया 100%। ऐसे ये 36 और 64 तो हो गया हमारा 100%। तो बाकी जितना भी ये बचेगा, ये सब बैरन लैंड है, ये सब बचेगा बैरन लैंड है, BARREN बैरन लैंड, तो ये सब बैरन लैंड है। बाकी कल्टीवेटेड एरिया हो गया, बाकी हमारे ये जितने होंगे ये स्मॉल फार्मर्स होंगे, लेस देन 2 हेक्टेयर्स, यानी 2 हेक्टेयर से कम, ये जितने भी होंगे हमारे इसमें स्मॉल। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको, जो ये हमारा है इसको हम बोलेंगे नंबर्स ऑफ फार्मर्स और कल्टीवेटेड एरिया। तो नंबर्स ऑफ फार्मर ये हमारे हो गए 80% और 20% हो गए जिसमें यानी कोई भी फार्मर्स नहीं है, ये मैंने बता दिया। ये बाकी इसमें देख लेते हैं हम 36 कल्टीवेटेड एरिया यानी कि, और बाकी सब बैरन लैंड है, 64 बैरन लैंड है। स्मॉल फार्मर्स लेस देन 2 हेक्टेयर्स, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन प्रॉपर्टी है वो सब किसमें आ गए, स्मॉल फार्मर्स में। दूसरा मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स मोर देन 2 हेक्टेयर्स, जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है वो किसमें आ गए, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स में। तो इसको डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये डायग्राम बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, और नोट करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर इस चीज को देखते रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इसको नोट करते हुए चलना है मेरे साथ। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, इसको यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ, कल्टीवेटेड एरिया ऑफ अमॉन्ग फार्मर्स, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट, ये एरिया नोट करिए जल्दी से। तो कल्टीवेटेड एरिया ऑफ अमॉन्ग फार्मर्स नोट हो गया होगा शायद, मैं हट जाता हूँ, क्योंकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम जो हमारा कल्टीवेटर है, नेक्स्ट है एक डायग्राम, कल्टीवेटर राम। इसने क्या करा, ये दे रखे हैं ईयर, तो ये 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, ये 3 साल का प्रोडक्शन है, ये होगा उत्पादन 100 120 160, कंजम्पशन इसको बोलते हैं खपत, इसको बोलते हैं, तो ये सरप्लस दे रखा है इसको बोलते हैं ज्यादा या अधिक। कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट यानी पूंजी, नेक्स्ट यानी नए साल में कितनी पूंजी उसने लगाई। तो सबसे पहले 1 ईयर में उसने क्या करा, प्रोडक्शन 100 का यानी 100 का, उसकी खपत कितनी थी 40 यानी 40, प्रोडक्शन कंजम्पशन यानी सबसे ज्यादा उसने किसमें लगाया प्रोडक्शन कंजम्पशन यानी 60 लगाया, और उसको जो ऑब्जर्व हुआ नेक्स्ट साल में वो भी मिला कितना मिला 60 मिला। सेकेंड ईयर में आते हैं 120 इसका प्रोडक्शन था, उसकी जो खपत थी यानी जो उसने लागत लगाई तो 40, और ज्यादा यानी सरप्लस किसमें सबसे ज्यादा लगाया, तो उसने पूरा सबसे ज्यादा या खपत कह सकते हैं, खपत तो इसमें लगा दी, ज्यादा प्रोडक्शन सरप्लस ज्यादा प्रोडक्शन या अधिक, तो 80, और उसको कितना मिला 80 मिला, दोनों में सेम टू सेम मिला, इसमें भी सेम मिला इसमें भी सेम मिला। ऐसे ही थर्ड में, क्योंकि ये जितनी भी है वो कौन लगा रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन लग रहा है इसलिए ये ज्यादा हो रहा है,
ऐसे 160 प्रोडक्शन था, 40 उसने लगाया, 120 उसको मिला, यानी ज़्यादा लगाने पर, और नेक्स्ट ईयर में भी उसको 120 मिला। यानी कि ये हो गया राम, एक फार्मर किसान है। तो आप इस टेबल को बना लें, क्योंकि इसमें क्या है, जितना उसने लगाया उतना ही उसको मिल रहा है, जितना उसने लगाया उतना इसको मिल रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। खपत जो इसकी है वो कम है, मगर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जो वो लगा रहा है वो कम लगा रहा है, मगर प्रोडक्शन उसका कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है नेक्स्ट साल में। इधर भी 40 लगा रहा है, उधर भी ज़्यादा हो रहा है। इधर प्रोडक्शन उसका 100 का लगा रहा है, कितना 40 का कंजम्पशन, यानी ज़्यादा कितना है 20 का। इधर कितना है 40 का, इधर कितना है, इधर हो गया 80 का। तो है कितना डिफरेंस हो गया, तो भाई ये सबसे ज़्यादा। तो इसको आपको ध्यान रखना है इस टेबल के, इसी बना लो आप फटाफट। इसमें बहुत नॉर्मल टेबल है, समझने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो आप इस टेबल को बना सकते हैं, जल्दी से बना लीजिए। एक टेबल और है अभी, इसमें देख लेते हैं हम कल्टीवेटर्स जो श्याम है उसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन में देख लेते हैं। प्रोडक्शन में होता क्या है, कंजम्पशन मैंने बता दिया, खपत या ज़्यादा या अधिक, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये दे रखे हैं ईयर, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी 1 2 3 ये साल में हो गए। तो सबसे पहले उसने प्रोडक्शन कितना लगाया 80 का, और उसने खपत यानी कि जो भी अपना खर्चा करा वो कितना करा 40 का। अब सरप्लस और ज़्यादा लगा दिया, यानी 40 का और लगा दिया। प्रॉफिट उसे कितना हुआ 40 का, यानी कि 40 का ही लगाया, 40 का तो कितना हुआ 40 का। ऐसे ही इसमें सेकेंड ईयर में 80 का प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन करा, 40 का लगाया, और इसमें भी 40, तो इसमें भी 0 हो गया। और इधर भी कितना बचा, जितना लगाया उतना ही मिल रहा है। थर्ड ईयर में देख लेते हैं। थर्ड ईयर में क्या हुआ, फिर से 80 लगाया, फिर से 0 मिला, और फिर भी जितना, यानी कहने का मतलब ये जो मिल रहा है वही, यानी जो उसने लगाया वो उतना उसको ही मिला। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था यानी कि राम का, तो उसने जो प्रोडक्शन लगाया उससे उसे ज़्यादा मिला, यानी कि अधिक मिला, यानी कल्टीवेटर राम को। तो वो कौन था, राम। तो राम कौन है क्या, विक्टर, यानी कि विजय हो गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्शन हम जितना भी लगाएं हमें उसकी खपत भी लगानी पड़ती है, कंजम्पशन लगानी पड़ती है। और इसका 40, इसका 40 दोनों में 0 0 हो गया सब कुछ। और ये लास्ट का जो भी पार्ट बचा ये भी हो गया हमारा इक्वल, यानी कि जितना उसने लागत लगाई। जैसे मैंने ये मानकर खरीदा 5 रुपए का, जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं, मैंने ये मानकर खरीदा 5 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का खरीदा और 5 का ही बेच दिया, तो मुझे क्या होगा, जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा, ना लॉस होगा ना फायदा होगा। 5 का ही खरीदा, 5 का ही बेच दिया, तो क्या हो गया, मुझे ना कुछ हुआ। ऐसे ही उसने जितना प्रोडक्शन लगाया उतना ही उसको हुआ, तो क्या हुआ, इक्वल रहा ना, बराबर रहा। ऐसे ही मैंने कोई भी है, जैसे मैं शॉप पे गया तो मैंने एक साबुन खरीदा 5 का या 10 का ले लो, 10 का खरीदा और उसको 10 का ही बेच दिया, तो क्या हुआ, मेरे कुछ नहीं हुआ। जो मैंने लगाया वही है, सेम टू सेम। तो इसको आपको ध्यान रखना, जो उसमें लगाया वही, मगर इसमें बाकी प्रॉफिट उसको हुआ था राम को। तो आप इसको टेबल को बना लें। ये टेबल बहुत बार पूछी जाती है कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सरप्लस प्रोडक्शन और कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर में कितना से प्रॉफिट हुआ, तो कितना हुआ प्रॉफिट ये आपको बताना है। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं इसमें नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर, यानी इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन रूरल इंडिया, यानी जो डेयरी होती है वो रूरल इंडिया, एक तो होती है अर्बन, एक होती है रूरल। अर्बन एक होती है अर्बन, एक होती है रूरल। तो आपको ध्यान रखना, रूरल यानी ग्रामीण में। तो डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन रूरल इंडिया, उसको ध्यान रखना, रूरल इंडिया। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा कैबर, यानी कि जो कैबर यानी जो चप्पल अप्पल काटने वाले होते हैं वो होते हैं कैबर। कैबर जिसे बोलते हैं शॉपकीपर्स होते हैं ये हल्द्वानी में। तो द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर बाय गुड्स रिक्वायर्ड बाय द विलेज पीपल फ्रॉम हल्द्वानी होलसेल मार्केट, यानी जो शॉपकीपर्स थे वो कहाँ अपनी रिक्वायरमेंट रखते थे, विलेज ऑफ पालमपुर के
तो वो सब रखते थे हल्द्वानी में अपनी, यानी हल्द्वानी से सामान वामान सब खरीदते थे। मैंने पहले भी जब सब पहले स्टार्ट करा था चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था हल्द्वानी एक पॉइंट लिखवाया था शुरू में। आप उस पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हल्द्वानी कहाँ। तो इससे हमें पता चला कि कौन कौन सा प्रॉफिट किसमें हुआ, कौन कौन सा लॉस किसमें हुआ। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, कौन सा प्रोडक्शन, एक तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया प्लेगा फॉलोअप। इसमें मेन मोटिव है, सबसे पहले मैं एक हेडलाइन आपको और लिखवा देता हूँ ताकि आपको ध्यान हो जाए। और थोड़ा सा हाईलाइट डाल देंगे इस पे। एक होती ना मैच रिकवरी हाईलाइट्स, तो भाई एक तो लार्ज, एक तो स्मॉल स्केल। अब इसमें ये जैसे कह सकते हैं स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, मीडियम में भी आ जाएंगे। ये सब फार्मर है बेटा, तो ये फार्मर में है। और ये किस पे डिपेंड थे, प्रोडक्शन पर। किस पे डिपेंड थे, प्रोडक्शन पर डिपेंड थे। तो आप इसको ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन पे कौन कौन से डिपेंड थे, कौन कौन से क्या। तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट लिखवाए, आप इन पॉइंट को नोट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि जब तक आप इसको पॉइंट को नोट नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। और इस चैप्टर में बस इतना ही था। मैंने आपको पूरा चैप्टर किस तरीके से प्रोडक्शन किस तरीके से होता है सारा बता दिया डिटेल में। कुछ भी इस चैप्टर में नहीं बचा, जो मेन पॉइंट आने थे सारे बता दिए, प्रोडक्शन कैसे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी बहुत जल्द, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा तो पहुंच जाएगा। रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब का कोने में, तो उसको आपको टच करेंगे तो एक घंटी जैसा बटन दब जाएगा, तो उसको आप घंटी बन जाएगी, उसको आप प्रेस कर लें, टच कर लें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसकी भी बनाएंगे वो देखते हैं। तो आप उसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि मैं आपको बहुत तेज पढ़ा दूँ उससे कोई फायदा नहीं है। आराम से पढ़ना है और वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो को बीच में मतलब इसको स्क्रैच करके बीच को बहुत ज़्यादा बंद कर दिया, आगे भाग गए, बीच में काट के देख रहे हैं। पूरी वीडियो को देखनी है, समझ के पढ़ना है, जो भी बताया है आराम से पढ़ना है। वीडियो को पूरी देखने के बाद तब समझ में आएगा। आप पूरी अगर वीडियो खोल कर बैठ गए और 2 मिनट देखा, खेलने निकल गए, समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरी वीडियो को देखना है आपको, ठीक है।